समाज में शामिल होने पर यान वेई तुरंत खुश हो गया। मैं भी आ रहा हूं, 17वीं तलवार ने उत्साह से कहा। मैंने सुना है कि अमर दुनिया भर में प्रतिभाशाली योद्धाओं को भर्ती करने के लिए प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग प्रवेश समारोह में छोटू के सामने कैसे टिकते हैं। यान वेई ने कहा, जब हमारे गुरु किसी नए शिष्य का चुनाव करते हैं तो वे ध्यान में जाकर ब्रह्मांड की गति का चिंतन करते हैं। इसीलिए वे सबसे अच्छे उम्मीदवार को ही चुनते हैं, भले ही बाकी लोग उन्हें ज्यादा प्रतिभाशाली न मानते हों। चलो चलते हैं। 16वीं बहन भी साथ आने को तैयार हो गई, क्योंकि प्रवेश समारोह हमेशा एक बड़ी घटना होती थी। छोटू ने पूछा, वैसे अजय समाज के बाकी सदस्य कौन हैं, जैसे सबसे बड़े और दूसरे बड़े भाई? यान वेई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम उनसे मिलना चाहते हो? तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही थोड़ा बता सकता हूं। हमारे सबसे बड़े भाई अजेय समाज का गौरव हैं और वे टाइटन सम्राट एकेडमी के सभी समाजों में सबसे अच्छे हैं। पिछली बार जब एक बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुई थी तो उन्होंने सबको हराकर पहला स्थान हासिल किया था। वे यकीनन टाइटन सम्राट एकेडमी के सबसे शक्तिशाली छात्र हैं। क्या पूरी एकेडमी में सबसे ताकतवर? यह सुनकर छोटू चौंक गया। टाइटन सम्राट एकेडमी हमेशा से ही महान योद्धाओं को पैदा करती रही थी और यह कहना मुश्किल था कि वहां कौन कौन से छुपे हुए शक्तिशाली लोग थे। फिर भी अजय समाज का सबसे बड़ा भाई उन सब में सबसे अच्छा था। उस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे किस तरह की ऊर्जा कलाओं का अभ्यास करना होगा। यह सच था कि अजय डुगु केवल सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को ही चुनते थे। यान वेई ने सहजता से बताया, बड़े भाई हमारे समाज को चुनौती देने आए, कुछ अमर देवताओं को मारने के लिए गए हैं, लेकिन वे जल्द ही लौट आएंगे। बाकी भाई बहन भी अलग अलग मिशन पर गए हुए हैं। अभी हम 4 ही लोग बचे हैं, मैं, 16वीं बहन, 17वां भाई और तुम, हमारे नए 18वें भाई। छोटू ने मन ही मन सोचा, यह संख्या ज्यादा नहीं है। शायद यह सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि अजय समाज कितना अद्भुत है। 17वीं तलवार को देखने के बाद छोटू बाकी शिष्यों से मिलने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया था। बातें करते हुए चारों प्राचीन महल से बाहर निकले और स्वर्गीय मंदिर परिसर से होते हुए आगे बढ़े, जो टाइटन सम्राट एकेडमी थी। यह जगह अंतहीन लग रही थी और अजेय सोसाइटी वाली इमारत समुद्र तट पर रेत के एक कण की तरह थी। दूर से यह देखना संभव था कि स्वर्गीय महल परिसर के बाहर ग्रहों का एक समूह था जो सभी मनुष्यों से भरे हुए थे। बेशक वे ग्रह केंद्रीय ग्रहीय नदी थे जिस पर स्वर्गीय महल परिसर का शासन था। जैसे जैसे छोटू अजेय समाज के शिष्यों के साथ आगे बढ़ा, उन्होंने अन्य छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहां तरह तरह के विचित्र और आकर्षक कपड़े, यहां तक कि कवच भी थे और सभी छात्र ऊर्जावान और शक्तिशाली लग रहे थे। बेशक बातचीत की गूंज सुनाई दे रही थी। देखो, ये अजेय समाज के वे शैतान हैं। जब भी ये सामने आते हैं तो बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। देखो, इनमें सबसे आगे कौन है? ये उनका 10वां शिष्य यान वेई है। मैंने सुना है कि उसकी उम्र सिर्फ 100 साल है। इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति अर्धअमर कैसे हो सकता है? ये तो भयानक है। जब वो एक महापुरुष था तब उसने महान अर्षियों को मार डाला था, और जब वो सिर्फ 8वें दर्जे का महापुरुष था तब उसने एक छोटे अर्धअमर को मार डाला था। ये आदमी एक मिथक है। तुम उस युवती को देख रहे हो, वह फ्लावर फर्न है, एक और प्रतिभाशाली। मैंने सुना है कि वह इंसान भी नहीं है। वह वास्तव में एक पूर्व स्वर्गीय देव फूल से पैदा हुई थी और स्वाभाविक रूप से एक औसत इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है। वह फूलों और बर्फ से जुड़ी एक घातक तकनीक सीखती है जिससे उसे लड़ाई में हराना नामुमकिन हो जाता है। अरे, हरे कपड़े और बांस की टोपी वाले उस आदमी को देख रहे हो? यह स्वॉर्ड 17 है, जो सीधे पूर्व स्वर्गीय तलवार ऊर्जा से पैदा हुआ था। बचपन में वह कभी कभी देव तलवारें खा लेता था। इसी तरह उसने अपना पुराना स्वर्ग तलवार मूल साधना शरीर विकसित किया था। कहा जाता है कि वह सभी तलवार साधकों में सर्वश्रेष्ठ है। वह केवल 5वें चरण का प्रकाश राजा ऋषि है, लेकिन वह युद्ध में महाकाव्य गाथा ऋषियों को पहले ही हरा सकता है। चौथे का क्या? अफवाहों के अनुसार उनके समाज प्रमुख अजेय डुगु ने केवल 17 विचित्र शैतानी शिष्यों को स्वीकार किया है, जो सभी पूरी तरह से प्रसिद्ध हैं। तो वह आदमी कौन है? वह टाइटन सम्राट एकेडमी का छात्र नहीं लगता। ओह, वो जरूर कोई नया होगा। अमर दुनिया में 4 वाइल्ड से भर्ती हो रही है, इसीलिए हाल ही में बहुत सारे नए छात्र आ रहे हैं। दरअसल प्रवेश समारोह जल्द ही शुरू होना चाहिए। एक नवागंतुक, ठीक है, लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि अजेय सोसाइटी के वे 3 सन की लोग उसके साथ प्रवेश समारोह में क्यों जा रहे थे। रुको,
मुझे यह मत बताना कि अजय डुगु ने किसी और शिष्य को भी अपने साथ ले लिया। अजय डुगु ने एक नए शिष्य को स्वीकार किया, यह अविश्वसनीय है। वह निश्चित रूप से एक शानदार फाइटर और एक जबरदस्त सन की है। अजय डुगु को बस ऐसे ही लोग पसंद हैं। जल्दी करो, देखते हैं क्या होता है। यह प्रवेश समारोह वाकई दिलचस्प होने वाला है। अजय डुगु ने समय से पहले ही अपना नया शिष्य चुन लिया। इससे निश्चित रूप से अन्य समाजों में खलबली मच जाएगी और मुझे यकीन है कि इससे बहुत से नए छात्र इस लड़के को निशाना बनाएंगे। हाँ, शायद इसीलिए यान वेई और बाकी लोग उसे साथ ले जा रहे हैं। अजय सोसाइटी के सन की लोगों के कॉलेजियम की बाकी सभी सोसाइटीज के साथ बुरे रिश्ते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस नए शिष्य को सबक सिखाना चाहेंगे। हालांकि मुझे शक है कि यह आसान होगा। कई बातचीत छोटू के कानों तक पहुंची, जिससे उसे अजेय सोसाइटी के बारे में बेहतर समझ मिली। टाइटन सम्राट एकेडमी में उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मनमानी की। दुर्भाग्य से सबसे ऊंचा पेड़ सबसे ज्यादा हवा खींचता है और अक्सर सबसे ज्यादा दुश्मन जमा कर लेता है। जहां भी लोग रहते थे वहां गुटों और गुटों का बनना और सत्ता संरचनाओं का उभरना लाजमी था। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही था और टाइटन सम्राट एकेडमी में भी यही स्थिति थी। छोटू ने यह मान लिया था कि टाइटन सम्राट एकेडमी में उसका मार्ग डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसके उत्थान के समान होगा कि वह एक निम्न स्तर के रंगरूट के रूप में शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे बाहरी और आंतरिक परिसर के माध्यम से एक कुलीन छात्र, एक कॉन्क्लेव छात्र और अंततः एक पवित्र नवदीक्षित बनने के लिए आगे बढ़ेगा। इसके बजाय शक्तिशाली व्यक्तियों के एक समूह ने उसे शुरू से ही भर्ती कर लिया था। अब तक ऐसा नहीं लग रहा था कि यान वेई, स्वॉर्ड 17 और फ्लावर फर्न कोई चालाक और धोखेबाज व्यक्ति थे जो उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। और अंत में उसने प्रशिक्षण प्रतियोगिता में सचमुच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसमें उसने अंदर कई विशेषज्ञों का कत्लेआम किया और फिर चीफ लायन को मार डाला। वह सचमुच वह सबसे ऊंचा पेड़ था। दुर्भाग्य से यह आर्शी सम्राट महाद्वीप को कुछ अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्तियों के निशाने पर ला सकता था। उम्मीद है कि अब वह इतना प्रसिद्ध और शक्तिशाली हो गया होगा कि 9वें दर्जे के महान अर्शी भी उसके घर में समस्याएं पैदा करने की सोचेंगे नहीं। हम यहाँ हैं, यान वेई ने कहा, जब वे हजारों पत्थर के खंभों से भरे एक विशाल सार्वजनिक चौराहे पर पहुंचे। कई खंभों के नीचे लोग बिना हिले डुले ध्यान लगाए बैठे थे। ये पहले से पंजीकृत छात्र हैं, यान वेई ने कहा। आधिकारिक प्रवेश समारोह से पहले इनका कोई दर्जा नहीं होता, इसलिए इन्हें यहां शुभ टाइटन हॉल में इंतजार करना पड़ता है। वैसे ये स्तंभ एक खास तरह के देव पत्थर से बने हैं, जिससे एक दिन का ध्यान एक हफ्ते या उससे ज्यादा के बराबर हो जाता है। इनमें से कुछ लोग यहाँ महीनों से ध्यान कर रहे हैं। अगर आप पहले आ जाते तो आपको काफी फायदा हो सकता था, कनिष्ठ भाई। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, एक छात्र गार्ड आगे आया और बोला, केवल अधिकृत कर्मियों को ही ऑस्पिशियस टाइटन हॉल में जाने की अनुमति है। यान वेई ने कहा, उसे अपना टाइटन सम्राट पदक दिखाओ। छोटू ने उसे निकालकर उसे दे दिया। छात्र गार्ड ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। माफ कीजिए बड़े भाई यान, मैं शुभ टाइटन हॉल के इस प्रवेश द्वार की रखवाली का प्रभारी हूं, इसलिए मेरे पास इस समय सभी को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कृपया मेरे द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने पर बुरा न माने। कोई बात नहीं, यान वेई ने शांत भाव से कहा। क्या तुम मेरे इस छोटे भाई का ध्यान रख सकते हो? समारोह समाप्त होने के बाद वह अजेय सोसाइटी में शामिल होने की योजना बना रहा है। क्या? सीनियर इनविंसिबल 18वां शिष्य ले रहे हैं? गार्ड हैरान रह गया और खुद को छोटू की ओर देखने से नहीं रोक सका, मानो वह कोई 3 सिर वाला 6 भुजाओं वाला महामानव हो। ठीक है, उस स्थिति में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इनविंसिबल सोसाइटी में शामिल होने वाला हर व्यक्ति एक शानदार व्यक्ति होता है। गार्ड पहले चरण का महान आर्ष था और वह बता सकता था कि छोटू केवल दूसरे चरण में था, जिससे वह खुद से थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया। टाइटन सम्राट एकेडमी में पहले से चौथे चरण तक के महान आर्षी कोई बड़ी बात नहीं थे। आमतौर पर वे पहरेदारों का काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, आत्मिक प्राणियों की देखभाल करते थे या दूसरे छोटे मोटे काम निपटाते थे। 5वीं सीढ़ी तक पहुंचने पर ही छात्रों को थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हुआ और केवल डेमी इमोर्टल्स ही थे जिनकी सच्ची प्रशंसा की जाती थी। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के मूल संस्थापक यहीं के छात्र थे और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान को भी इसी तरह से तैयार किया। आपके बाद कनिष्ठ भाई, गार्ड ने स्वागत भाव से हाथ बढ़ाते हुए कहा। आगे बढ़िए और ध्यान करने के लिए एक स्तंभ चुनिए। हालांकि
समारोह शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सामान्यतः आपके साधना आधार के स्तर के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। वरिष्ठ जन निरीक्षण करेंगे, यह जानने की आशा में कि कौन से श्रेष्ठ प्रतिभाशाली हैं। जिन पर कृपा होगी वे अद्भुत प्रगति करेंगे, जिन पर कृपा नहीं होगी उन्हें एकेडमी में छोटे पदों पर भेज दिया जाएगा और उन्हें भविष्य में और अवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद ध्रुव को सब कुछ साफ हो गया। यह प्रवेश समारोह असल में बढ़े नेताओं के लिए नए और काबिल योद्धाओं को पहचानने का एक मौका था। साथ ही यह नए योद्धाओं के लिए भी अपनी काबिलियत साबित करके अविश्वसनीय तरक्की पाने का एक सुनहरा अवसर भी था। जो योद्धा इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते थे उन्हें सबसे निचली श्रेणी में डाल दिया जाता था और उन्हें बेकार के कामों में लगा दिया जाता था। जाहिर है ध्रुव की किस्मत अच्छी थी। उसकी दूर दूर तक फैली शोहरत ने अजेय सोसाइटी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे प्रवेश समारोह में हिस्सा लेने से पहले ही उनका शिष्य चुन लिया गया। छोटे भाई, यान वेई ने कहा, हालांकि गुरु ने तुम्हें चुनने का फैसला पहले ही कर लिया है, फिर भी तुम्हें प्रवेश समारोह में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। अजेय समाज में कोई भी हारने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें गुरु के सामने हमारी इज्जत रखनी होगी, वरना वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अजेय समाज का बस एक ही नियम है और वह है शान के लिए जियो। तुम कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, तुम्हें अजेय समाज की शान बनाए रखनी होगी। हमारे समाज का नाम याद रखना, अजेय। जी बड्ढे भाई। ध्रुव ने सोचा था कि टाइटन सम्राट एकेडमी में जिंदगी बहुत सारे उलझे हुए नियमों से भरी होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजेय सोसाइटी का सच में सिर्फ एक ही नियम होगा, बस अपनी शान बनाए रखो। अक्सर नियम किसी को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेदियों की तरह होते थे, इसलिए अजेय सोसाइटी का यह इकलौता नियम ध्रुव के लिए बिल्कुल सही था। यान वेई मुस्कुराया। छोटे भाई, मुझे यकीन है कि तुम सोच रहे होगे कि अजेय समाज में ज्यादा नियम कानून नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही हैं। अगर हम मरते भी हैं तो शान से खड्डे खड्डे मरते हैं। दूसरे समाज अलग हैं, उनके बहुत सारे उलझे हुए रीति रिवाज हैं। मिसाल के तौर पर धर्मी ऊर्जा समाज का एक नियम है कि पुरुष महिलाओं से कोई संपर्क नहीं रख सकते। वे शराब नहीं पी सकते, नाच नहीं सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते और हर साल उन्हें अपने समाज को एक फीस देनी पड़ती है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें हमेशा अपने समाज के फायदे के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता है। अगर उन्हें कोई खजाना मिलता है तो उन्हें उसे बराबर बांटने के लिए सौंपना पड़ता है और उनके चेले अपने बड्ढों से कोई भी राज नहीं रख सकते। ऐसे हजारों नियमों के साथ तुमसे गलती होने का खतरा हमेशा बना रहता है, ध्रुव ने कहा। इतने सारे नियमों के साथ क्या कोई योद्धा है जो इसमें शामिल होना चाहेगा? बिल्कुल, तलवार 17 ने कहा। असल में उनके नियमों की वजह से ही उनके इतने सारे शिष्य हैं। देखो, उन्हें कुछ फायदे भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह वे खजाना जब्त करते हैं उससे पूरा समाज बहुत अमीर हो जाता है और इसलिए उनके सभी शिष्यों को चाहे जो भी हो साधना के लिए संसाधन मिलते रहते हैं। इसके उलट हमारे अजेय समाज के पास संसाधनों का कोई ढेर नहीं है। हम शिष्य कड़ीशी मेहनत से अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं और अपने संसाधन खुद ही जुटाते हैं। हम धर्मी ऊर्जा समाज जैसे घटिया मुफ्तखोरों को अपने समाज में कभी नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे दिन भर चावल की तरह दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर खाते रहते हैं। हम इस तरह की साधना नहीं करते। अजेय समाज के कोई उलझे हुए नियम नहीं हैं। हमारे पास ज्यादा सदस्य नहीं हैं और हमारे पास बांटने के लिए ढेर सारे संसाधन भी नहीं हैं। ठीक है, अब बातें बहुत हुई, यान वेई ने कहा। छोटे भाई, तुम चौक में जाओ और समारोह शुरू होने का इंतजार करो, हम बाहर इंतजार करेंगे। यह कहकर यान वेई ने अपने अंदर से दिव्य कणों की एक लड्ढी घुमाई, जिससे एक छोटी सी दुनिया बन गई जहां वह तलवार 17 और फ्लावर फर्न इंतजार करेंगे और समारोह देखेंगे। आधा अमर बनने पर किसी का ड्रैगन क्षेत्र एक छोटी दुनिया में बदल जाता है। महापुरुषों के अपने लोक होते हैं, महान ड्रैगन्स के ड्रैगन क्षेत्र होते हैं और आधे अमर लोगों की छोटी दुनिया होती है। इन छोटी दुनियाओं के अंदर समय अलग अलग गति से चल सकता है। आधे अमर पहले से ही समय के जादुई नियमों के साथ छेद छाद करने में माहिर थे और इस तरह उनकी छोटी दुनिया में समय बाहरी दुनिया के मुकाबले तेज या धीमा चल सकता था। शायद अंदर के 7 दिन बाहर के 1000 साल के बराबर होंगे या अंदर के 1000 साल बाहर के कुछ ही दिनों के बराबर होंगे। बदकिस्मती से समय बदलने वाली ऐसी ताकतों का इस्तेमाल हमेशा आधे अमर की जिंदगी की शक्ति पर भारी पड़ दिखता था और इनकी अपनी सीमाएं भी थीं।
कुछ माहिर तो ऐसे भी थे जो अपनी छोटी छोटी दुनिया में ध्यान करते हुए ही मर गए थे। इसलिए उन ताकतों का इस्तेमाल कभी भी लापरवाही से नहीं किया जाता था। एक गार्ड के साथ ध्रुव ने चौक में कदम रखा और बैठने के लिए एक खंभा चुना। जैसे ही वह बैठा, शुद्ध ऊर्जा उसमें से निकलकर उसके अंदर बहने लगी, जिससे वह और भी ताकतवर हो गया। यह वाकई में सामान्य साधना से 10 गुना ज्यादा असरदार थी। उसने खंभे से संगीत की धुनों को अपनी चेतना के सागर में घुसते हुए भी महसूस किया, जिससे उसकी सच्ची ऊर्जा के साथ एक तालमेल बना और उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी सृष्टि के साथ एक हो गया है। पहरेदार ने जलन भरी नजरों से ध्रुव को देखा और कहा, छोटे भाई, शुभ टाइटन हॉल में एक शानदार बनावट है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी टाइटन मिलन बनावट कहा जाता है। नीचे स्वर्ग, ऊपर पृथ्वी। जब स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं तो वह टाइटन है। यह एक पुराने अमर रूही ग्रंथ से एक भविष्यवाणी का संकेत है और यह दिखाता है कि सब कुछ सही चल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी टाइटन मिलन बनावट में साधारण विद्यार्थी भी साधना का अभ्यास नहीं कर सकते। यह नियमों के खिलाफ होगा। स्वर्ग और पृथ्वी टाइटन मिलन बनावट। स्वर्ग और पृथ्वी मिल रहे हैं। नीचे स्वर्ग और ऊपर पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी को घुमाना दिखाता है कि सब कुछ सही चल रहा है और उसे टाइटन कहते हैं। ध्रुव इस बनावट में एक दिव्य रूही के साथ साथ बहुत गहराई का भी एहसास कर सकता था, हालांकि वह इसे समझ नहीं पाया। जाहिर है, उसकी साधना का मौजूदा स्तर इतना ऊंचा नहीं था कि वह समझ सके कि स्वर्ग और पृथ्वी को घुमाने का क्या मतलब है। शायद जब वह साधना के ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा तो उसे यह बात समझ में आ जाएगी। जैसे ही वह बैठा, वहां मौजूद कई नए योद्धा उसकी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें बिजली की तरह चमक रही थीं। जाहिर है, वे उससे उसके कुछ राज जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ठंडी सी घुरघुराहट उसके कानों में गूंजी, जैसे बिजली KDDH की हो, और उसे उसकी उभरती हुई दिव्यता तक हिला गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने नजर घुमाई और पाया कि जिस आदमी ने अभी अभी घुरघुराहट की थी, वह पास के एक खंभे के नीचे बैठा एक महान ड्रैगन था। वह हट्टा कट्टा था। उसकी त्वचा तांबे जैसी और नसें उभरी हुई थीं और उसकी आभा सूरज जैसी थी। जाहिर है, उसमें बहुत ही मर्दाना और शक्तिशाली ऊर्जा थी। वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पुराने समय की कोई बदली हुई इंसानी नस्ल थी, जिसकी शारीरिक बनावट 7 छिद्रों वाली स्प्राइट बॉडी या नवजात दिव्यता स्टारलाइट बॉडी जैसी थी। ध्रुव ने अपनी माँ यान वुबिंग और दूसरे माहिरों के साथ हैंगिंग माउंटेन में लगभग 1 साल बिताया था और इस दौरान बहुत कुछ सीखा था। मिसाल के तौर पर, कुछ खास तरह के लोग जन्म से ही मजबूत और विशाल होते थे। जहां तक इस हट्टे कट्टे आदमी की बात है, तो वह असल में एक ऐसी नस्ल से था जिसकी संतान ब्राइट एंड ट्रू ब्रॉन्ज बॉडी थी। यह नवजात दिव्य तारा शरीर जितना ही मशहूर था और इसकी मांसपेशियां और हड्डियां पुराने असली कांसे जैसी मजबूत थीं। यांग ऊर्जा की साधना से यह शरीर दैत्यों से भी ज्यादा ताकत देता था। उस हट्टे कट्टे आदमी की साधना का स्तर भी ऊंचा था। उसकी आभा से ऐसा लगता था कि उसके पास अनगिनत जादुई शक्तियां थीं। हैरानी की बात यह थी कि वह 8वीं सीढ़ी का असीमित ड्रैगन था, जिसने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वह एक पूरी जाति का मुखिया बन सकता था। वह ध्रुव से साफ तौर पर नफरत करता था, हालांकि यह ठीक ठीक बताना मुमकिन नहीं था कि क्यों। अभी अभी की गई उसकी घुरघुराहट एक ऐसा हमला थी जिससे एक साधारण दूसरे चरण का महाड्रैगन खून की उल्टी कर देता और उसकी आत्मा और साधना के आधार को चोट पहुंचती। हालांकि ध्रुव ने उसे नजरअंदाज करने का मन बनाया, लेकिन यान वेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे छोटे भाई की आत्मा को नुकसान पहुंचाने के लिए विनाशकारी ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करे। बद्दे 10वें भाई, आप दखल नहीं दे सकते, तलवार सत्रह ने कहा। वह बंजर जंगलों के ट्रू ब्रॉन्ज फोक का एक माहिर है। उसका नाम मिनाक है। मैंने सुना है कि वह अजेय समाज में शामिल होना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसने जरूर सुना होगा कि उसकी जगह ध्रुव को चुन लिया गया है और इसीलिए उसने उससे बदला लिया है। ओ, बहुत से लोग अजेय समाज में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए यह तो होना ही था कि लोग 18वें छोटे भाई से जलेंगे। मुझे लगता है कि उसे खुद ही इन हालात से निपटना होगा। ये कहते हुए यान वेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच वहां मौजूद दूसरे योद्धाओं के बीच इस छोटी सी घटना पर चर्चा होने लगी। वह ध्रुव वाकई में शक्तिशाली है। मिनाक की विनाशकारी ध्वनि तरंग भूत देवताओं को भी खत्म कर सकती है, फिर भी ध्रुव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि वह समारोह में एक तगद्दा मुकाबला देने वाला है। मैंने सुना है कि उसने अजय डुगु का ध्यान खींच लिया है। माना जा रहा है कि अजय सोसाइटी में अब 18 शिष्य होंगे
जो मेरी जानकारी में पहले कभी नहीं हुआ। ध्रुव के लिए तो यह प्रवेश समारोह सिर्फ एक दिखावा है। शायद हाँ, शायद नहीं। अजय सोसाइटी के सभी लोग सबसे बेहतरीन में से भी बेहतरीन होते हैं। अगर कोई उसे बुरी तरह पीट दे तो अजय डुगू की नजरों में उसकी इज्जत गिर जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके अजय सोसाइटी में शामिल होने का कोई मौका नहीं बचेगा। हाँ, ये बात तो सच है। अजय सोसाइटी के लोग कभी ना हारने वाले योद्धाओं और बेहतरीन तकनीकों के लिए मशहूर हैं। बहुत से लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वे शायद ही किसी को अंदर आने देते हैं। असल में सालों से उनके केवल 17 ही चेले रहे हैं। नहीं, तुम गलत हो। पहले ऐसा भी समय था जब अजय समाज के 17 से ज्यादा शिष्य थे। याद रखो, टाइटन सम्राट एकेडमी लाखों सालों से है। खैर, बहुत पहले अजय समाज में ज्यादा शिष्य थे, लेकिन कुछ मर गए और कुछ ऊंचे स्तरों पर पहुंच गए। असल में कुछ पुराने समाज प्रमुख तो अमरलोक तक पहुंच गए थे। हालांकि वे हमेशा कम ही लोगों को भर्ती करते हैं। चुप हो जाओ सब। इस प्रवेश समारोह में कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता। यहां तो पक्का जोरदार लड़ाई होने वाली है। ध्रुव ने इस बातचीत को अनसुना कर दिया और बस वहीं पालथी मारकर बैठ गया और अपना पूरा ध्यान स्वर्ग और पृथ्वी टाइटन मिलन बनावट की गहराइयों पर लगा दिया। अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसने स्वर्ग के हॉलों की मुट्ठी पर काम किया। ऐसा करते हुए उसने महसूस किया कि स्वर्ग के हॉल चमक और रोशनी का प्रतीक हैं और नरक अंधेरे और उदासी का। हालांकि वे एक दूसरे को काटते थे। यह स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर होने जैसा था। एक ऐसा मिलन जो शुभ टाइटन भविष्यवाणी के संकेत की ओर ले जाता था। दिन बीतते गए और समय समय पर और भी योद्धा चौक में आते रहे। आखिरकार 1 महीना बीत गया। फिर घंटियों की आवाज सुनाई दी और सभी योद्धा खाड़ीडीडीहे हो गए। समारोह अब शुरू होने वाला था। ऊपर कुछ परछाइयां दिखाई दीं और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजीं। तभी एक अधिदेश उम्र का आदमी एक बड्ढा सा चोगा पहने नीचे उतरा। ध्रुव ने तुरंत पहचान लिया कि वह एक आधा अमर प्राणी है और टाइटन सम्राट एकेडमी के सबसे महान बुजुर्गों में से एक है। योद्धाओं, आप सभी अमर दुनिया द्वारा आयोजित की गई अलग अलग प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं के विजेता हैं। आज आपको टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल होने का सम्मान मिला है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, यहां बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपने समाजों के लिए शिष्यों का चुनाव करेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और बिल्कुल भी पीछे न हटें। कुछ बुजुर्ग तो अपने उत्तराधिकारी शिष्य भी चुनना चाहते हैं जो बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। जो लोग खराब प्रदर्शन करेंगे वे नए योद्धा होंगे जो दुख भरी जिंदगी जिएंगे। समझे? जी समझे, सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया। बहुत अच्छे। कुछ ही पलों में आप सभी प्रशिक्षण सुविधा मायालोक में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आधे अमर बुजुर्ग ने मायालोक का नाम लिया, चौक के दूसरे सिरे से एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। वहीं जमीन से एक दरवाजा ऊपर उठा और उससे एक धुंधली मायावी रोशनी फैल गई। दरवाजे के पार एक रहस्यमयी और अजीब दुनिया देखी जा सकती थी। हमारे टाइटन सम्राट एकेडमी के अमर लोगों ने बहुत ही शक्तिशाली गुप्त जादू का इस्तेमाल करके इस मायालोक को बनाया है। इसमें जाओ और जी भरकर मार काट करो। इसके अंदर बहुत सारी दौलत छिपी है, यहां तक कि कराटे की कलाएं भी हैं। पिछली पीढ़ी के सदस्यों द्वारा छोड़े गए बीज भी हैं जिन्हें पाकर तुम अविश्वसनीय तरक्की कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, तुम एक दूसरे से लड़ कर एक दूसरे को मार सकते हो, लेकिन जो भी मारा जाएगा वह सच में नहीं मरेगा। इसके बजाय तुम्हें बस मायालोक से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम समारोह की इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। जो भी फेल होगा वह एक नया योद्धा बन जाएगा और बड़ों समाज के नेताओं द्वारा चुने जाने का अपना मौका खो देगा। क्या सब समझ गए? जी सर, सभी योद्धाओं ने जोश से भरकर दरवाजे की ओर देखते हुए चिल्लाया। जाहिर है उनमें से कई लोग मायालोक के इन अद्भुत पहलुओं के बारे में पहले से ही जानते थे। तो फिर तुम सब मायालोक में दाखिल हो जाओ। गड़गड़ाहट। हजारों योद्धाओं ने फौरन अपनी ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल किया और रोशनी की लकीरें बनकर दरवाजे की ओर बढ़ गए। ज्यादातर 3 से 5 के झुंड में थे और वे सभी शिकार की तलाश में खूंखार बाघों जैसे लग रहे थे। आखिर मायालोक में अब ढेर सारा खजाना था जो बस लूटे जाने का इंतजार कर रहा था। अफवाहों की माने तो मायालोक एक भ्रम की दुनिया है, लगभग एक खेल की तरह। वैसे तुम अंदर घायल हो सकते हो और जो भी खजाना तुम्हें मिले उसे तुम बाहर ला सकते हो। तुम अपनी साधना और ऊर्जा कलाओं को और भी आगे बढ़ा सकते हो। आखिर में यह कहना मुश्किल है कि क्या भ्रम है और क्या नहीं। मैंने भी इस जगह की अनोखी बातों के बारे में सुना है। मैं वेस्ट वाइल्ड्स महाद्वीप के सबसे बड़े पंथ
मशहूर ग्रैंड प्रीसेप्टर कैथेड्रल से हूँ। हमारे कुछ शिष्य पहले भी इस प्रवेश समारोह में आ चुके हैं और उन्होंने पुराने समय की अमर कलाएं और विरासतें हासिल की हैं। कुछ ने तो अमर लोक से शक्ति के बीज या अविश्वसनीय ताकत वाली अमर चीजें भी पाई हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या खजाना मिलता है। चलो चलो चलो। हम पहले ही प्रोटो वाइल्ड्स प्रतियोगिताओं में ऊंची रैंक पा चुके हैं और हमें अमर दुनिया का आशीर्वाद मिला है। आओ, टाइटन सम्राट एकेडमी में भी मिलकर यही करते हैं। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ बेवकूफों, वहां जो जादुई खजाने हैं वे हमारे हैं। अगर तुमने उन्हें हमसे छीनने की कोशिश की तो मारे जाओगे। ध्रुव ने देखा कि उस विशाल चमकते सूरज जैसे असली कांसे के शरीर वाले आदमी से एक और विनाशकारी ध्वनि तरंग निकल रही थी। वह आदमी खूंखार और शैतान जैसा था और उसके चारों ओर उसी तरह के क्रूर दिखने वाले माहिर थे जो सब मिलकर एक छोटी सी टीम बना रहे थे। यह नजारा देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मायालोक में उस आदमी को मारने का फैसला पहले ही कर लिया था। असल में वह मायालोक में जो कुछ सच और असली था उसके कुछ पहलुओं को पहले ही समझ चुका था। जैसा कि बताया गया था, उस जगह पर मारा गया कोई भी सच में नहीं मरेगा, बल्कि बस बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा साफ तौर पर इसलिए था क्योंकि मायालोक को अमर लोगों ने बनाया था, जिन्होंने जीवन और मौत के जादुई नियमों को बदल दिया था और जीवन शक्ति की हालत को बदल दिया था। ऐसे बदलाव वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की समझ से बाहर थे, लेकिन ध्रुव ने एक दिव्य ऊर्जा कला का अभ्यास किया था और अमर लोगों के काम करने के तरीके से कुछ हद तक वाकिफ था। वह समझ सकता था कि अमर लोगों ने जीवन और मौत के जादुई नियमों में जो बदलाव किए थे वे उसकी स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी और एक ईश्वर के हाथ की शक्ति के सामने बच्चों का खेल थे। दूसरे शब्दों में, वह मायालोक के असली सच को भेद कर अपने दुश्मनों को सचमुच मार सकता था। इसलिए उसे पहला मौका मिलते ही उस हट्टे कट्टे आदमी को मारने में जरा भी हिचक नहीं होगी। भिज्ज हजारों योद्धा दरवाजे से होकर एक दूसरी दुनिया में जा रहे थे जो मन मोह लेने वाले नजारों से भरी थी, जिसमें ऊंची पहाड़ी चोटियां, विशाल नदियां और यहां तक कि आम इंसानों के राज्य भी थे। मायालोक वाकई एक ऐसी जगह थी जो हकीकत और भ्रम के बीच में थी। इसके अलावा दुनिया की गहराइयों में हर तरह के विशाल शैतान, राक्षस, दैत्य और भूत प्रेत भी छिपे हुए थे, जो बस बाहर निकलने और उन पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे जो उनके बहुत करीब आ जाते। उड़कर ध्रुव जमीन पर उतरा और चारों ओर देखा तो पाया कि वह अकेला है। अपनी दिशा का अंदाजा लगाते हुए वह यह पता लगाने के लिए दुनिया में और गहराई में जाने लगा कि आगे क्या करना है। गर्जन ध्रुव के ऊपर से एक परछाई गुजरी और उसने एक चीख सुनी, जैसे एक विशाल जानवर उसके ऊपर आसमान में आ गया हो। वह नीचे उतरा और मायालोक में रहने वाले आम इंसानों को बेरहमी से खाने लगा। उनकी चीखें गूंजने लगीं, ध्रुव की आंखों के सामने मानो नरक का मंजर चल रहा हो। हालांकि वह किसी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। असल में वह हिला तक नहीं। उसने बस अपने प्रभु की आंख खोलकर हालात का जायजा लिया, जिससे पता चला कि असल में क्या हो रहा था। जैसे जैसे आम इंसान मरते गए, वे शक्ति की धाराओं में बदल गए, जिनमें ढेर सारे आंकड़े और जानकारी भरी हुई थी, जिसे उस राक्षस ने सोख लिया। जाहिर है, जानवर और इंसान सभी शक्ति और आंकड़ों के मायावी संग्रह थे। हालांकि एक पल सोचने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि वह खुद भी असल में शक्ति का एक संग्रह था और उसकी आत्मा जानकारी का एक जरिया थी। यहां तक कि उसकी तकनीकें भी आंकड़ों का एक समूह मानी जा सकती थीं। अंतर केवल इतना था कि इन मायावी इंसानों में किसी तरह की बुनियादी बनावट नहीं थी। शरीर, शक्ति, आत्मा, सूचना, डेटा। अचानक वह गहरे सोच विचार में डूब गया। कुछ ही पलों के बाद उसे अचानक लगा जैसे वह मायालोक की गहराइयों को महसूस कर सकता है। गड़गड़ाहट। हवा में उड़ते हुए उसने उस विशाल जानवर पर एक मुक्का मारा। वह जानवर प्रकाश राज ड्रैगन के बराबर के स्तर का था, फिर भी वह तुरंत खत्म हो गया और शक्ति, जानकारी और ज्ञान की धाराएं बनकर हवा में बहने लगा। इधर आओ, ध्रुव ने हाथ हिलाते हुए कहा। जवाब में शक्ति, जानकारी और आंकड़े एक तूफान में बदल गए जो उसकी हथेली में घूम गया और उसके जरिए उसके दिमाग तक पहुंच गया। नतीजतन उसे मायालोक की असली बनावट की थोड़ी और समझ मिल गई। हालांकि वह उन चीजों के बारे में सब कुछ नहीं समझ सका जो उसने सोखी थीं, लेकिन वह यह बता सकता था कि वे आत्मा के टुकड़ों जैसे थे। मायालोक ब्रह्मांड में तैरते एक विशाल, कई परतों वाले बुलबुले की तरह थी। उनमें से हर परत अंतरिक्ष का एक हिस्सा थी और इस समय ध्रुव उनमें से एक में था। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसने आगे जांच शुरू की और जल्द ही उसे एहसास हुआ
कि जैसे जैसे मायालोक गहरा होता जा रहा था, अंतरिक्ष के हिस्से एक भूल भुलैया की तरह अनगिनत होते जा रहे थे। और भूल भुलैया की गहराइयों में रहस्यमयी जगहें थीं जिनमें चौंकाने वाली आभाएं छिपी थीं। उतार चढ़ाव से उसे जो पता चला, उसके अनुसार वहां जादुई खजाने थे, या शायद राक्षस दैत्य। सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि वे छिपे हुए खजाने थे जिन्हें टाइटन सम्राट एकेडमी के वरिष्ठ सदस्यों ने योद्धाओं द्वारा खोजे जाने के लिए वहां छोड़ दिया था। यह क्या है? उसने सोचा। उसके प्रभु की नजर उसके मौजूदा ठिकाने से थोड़ी गहरी एक जगह पर टिकी, जहां उसने शक्ति का एक गोला देखा जिसमें एक अमर चीज जैसी लग रही थी। यह एक नाव थी जो पूरी तरह से सुनहरे छिलकों से ढकी हुई थी, जिससे यह किसी जीव जैसी लग रही थी। हैरानी की बात यह थी कि यह उसके स्वर्ग नाशक धनुष और स्वर्ग मिटाने वाले बाणों के बराबर ही लग रही थी। एक अमर चीज, और यह बहुत बड़ी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कीमती चीज यूं ही खुले में रखी है। ऐसा लग रहा है कि वे वाकई इस समारोह में सबसे बेहतरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस विशाल नाव की ओर बढ़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता, अलग अलग दिशाओं से कई दूसरी ऊर्जा तरंगें उठीं और उस अमर चीज की ओर बढ़ीं। जाहिर है, ये प्रवेश समारोह में हिस्सा ले रहे दूसरे माहिर थे, जिन्होंने एक अमर चीज के उतार चढ़ाव को देख लिया था। यहां तक कि 9वें चरण के महान ड्रैगन भी ऐसी चीज को पाने के लिए तरसते थे जो आधे अमर लोगों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से बेहतर हो। इस बीच मायालोक की सबसे ऊंची चोटियों पर बने एक दिव्य महल में कई शक्तिशाली लोग नीचे योद्धाओं को देख रहे थे। अरे ओल्ड व्हाइट, तुम ही तो हो जिसने गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट को मायालोक में रखा था। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि इससे नए योद्धाओं के साथ कोई समस्या हो सकती है? ओह, यह इसके लायक होगा। ये नए योद्धा बहुत प्रतिभाशाली हैं और हमारे टाइटन सम्राट एकेडमी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैंने सुना है कि उनमें से एक को पहले ही अजय डुगु ने चुन लिया है, और हम सभी जानते हैं कि अजय डुगु अपनी कला में माहिर है। वह उन लोगों को नीची नजर से देखता है जिन्हें ज्यादातर लोग प्रतिभाशाली मानते हैं, इसलिए उससे नए शिष्यों को स्वीकार करवाना बहुत मुश्किल काम है। ओह, नया अजय सोसाइटी का शिष्य कौन है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार किसी ने अजय डुगु का ध्यान खींच ही लिया। यह वही है, इसे देख रहे हो? यह वही बच्चा है जो गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडेस की ओर जा रहा है। हाँ, वही, वह निर्वाणिक पुनरुत्थान ड्रैगन। ओ, वह तो अभी दूसरे चरण में ही है। कुछ लोगों ने निराशा से आह भरी। देखो, अगर वह सिर्फ दूसरे चरण में ही है तो कोई बात नहीं, किसी ने कहा। वह हैंगिंग माउंटेन से है। हैंगिंग माउंटेन? उस जगह में ऐसा क्या खास है? योर वाइल्ड्स तो सदियों से कोई खास जगह नहीं रही। हे, क्या तुम भूल गए? क्या तुम्हें वह आदमी याद नहीं है जिसे कुछ समय पहले अमर दुनिया से निकाल दिया गया था? वह हैंगिंग माउंटेन से जुड़ा था, किसी ने चौंक कर कहा। अब जब तुमने बताया है तो मुझे याद आया। उसका हैंगिंग माउंटेन की एक बेटी के साथ कुछ रिश्ता था। उसने एक बेटे को जन्म दिया और बाद में वहीं पवित्र माता बन गई। क्या तुम कह रहे हो कि यह बच्चा उसका बेटा है? मैं ठीक यही कह रहा हूं, वरना अजय डुगु उस बच्चे को शिष्य बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों लेगा? खैर, चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। गड़गड़ाहट। मायालोक के अंदर कई अंतरिक्ष की बाधाएं टूट गईं जब शक्तिशाली माहिरों का एक झुंड उस दिव्य नाव के पास पहुंचा। प्रवेश समारोह में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा बेहतरीन योद्धाओं में से थे, फिर भी एक अमर वस्तु ऐसी चीज थी जो उन्हें भी शायद ही कभी मिलती। असल में ज्यादातर लोगों के लिए इसे पाने के केवल 3 ही तरीके थे। किस्मत से कोई मिल जाए, उसे चुरा लें, या अमर दुनिया से कोई इसे दे दे। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने ऐसी किसी हालत के बारे में कभी नहीं सुना था जिसमें टाइटन सम्राट एकेडमी किसी को मुफ्त में कुछ दे दे। असली कांस्य महाविनाश हाथ। उस चीज के पास सबसे पहले पहुंचने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रू ब्रॉन्ज फोक का हट्टा कट्टा मिनाक था, जिसके साथ उसके 10 से ज्यादा माहिर काम कर रहे थे। मिनाक एक 8वें दर्जे का असीमित ड्रैगन था। बस उसकी ऊर्जा, कला, जादुई हुनर, ताकत और काबिलियत सभी उसी स्तर के आम महान ड्रैगन से कहीं बढ़कर थे। इसके अलावा उसके साथ काम करने वाले सभी दोस्त जाने माने महान ड्रैगन थे जो उसी स्तर की बेहतरीन तकनीकों और शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। ध्रुव के लिए सबसे आकर्षक चेहरा चांदी के बालों वाला एक नौजवान था, जिसकी बर्फीली ठंडक केवल मशहूर आइस जेड अल्ट्रा फ्रिजिड बॉडी से ही आ सकती थी। वह एक और पुरानी इंसानी जाति का था जिसके शरीर की बनावट अनोखी थी। उसकी नसों में स्वाभाविक रूप से बेहद ठंडी ऊर्जा बहती थी,
जो उसके आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक की चीजों को जमा सकती थी। 10 से ज्यादा ऐसे लोगों के एक साथ काम करने से ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसी ताकत है जो दूसरे योद्धाओं पर हावी हो सकती है और शायद सारे खजाने हड़प सकती है। इस अमर चीज के अलावा और भी बहुत सी चीजें थीं, जैसे शक्ति के बीज, ड्रैगन कर्ण, दानव कोर और महान रूही से जुद्धे ज्ञान के ग्रंथ। वहां मौजूद हर कोई पूरी ताकत से लड़ने वाला था, खासकर यह देखते हुए कि उन्हें मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दिल खोलकर हंसते हुए मिनाक ने जब अपना कदम आगे बढ़ाया तो उनके चेहरे पर कांसे की चमकदार रोशनी चमक रही थी। उन्होंने एक ऐसा हमला किया जो मुट्ठी भर योद्धाओं पर टूट पड़ा, जिससे चीखें निकलने लगीं और वे धूल में मिल गए। कुछ ही पलों बाद वे योद्धा माया लोक के बाहर दिखाई दिए। उनके चेहरे राख की तरह बेरंग थे। हालांकि वे सच में मरे नहीं थे, लेकिन माया लोक में हुई उनकी मौत से उनकी जीवन ऊर्जा का जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती थी। वह झुंड बहुत खतरनाक है, नए जन्मे योद्धाओं में से एक ने कहा। वे बिना पलक झपकाए ही मार देते हैं। मैं उस गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट के पास गया भी नहीं था कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। उनका नेता ट्रू ब्रॉन्ज फोक का मिनाक है। असल में वह पूरा समूह इंसानों की उस पुरानी गठबंधन से है जिसे एवरलास्टिंग अलायंस कहा जाता है। ये ट्रू ब्रॉन्ज फोक, स्टारलाइट फोक, स्प्राइट फोक, फ्रिजिड फोक, ड्रैगन अबोन फोक और कई दूसरे बदले हुए इंसानों से बना था। वे कई मायनों में आम इंसानों से बेहतर हैं। उन पुरानी जातियों में से ज्यादातर बहुत पहले ही खत्म हो गई थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पुराना गठबंधन फिर से बना लिया है और फिर से शोहरत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि टाइटन सम्राट एकेडमी ऐसे लोगों को भर्ती करने की कोशिश क्यों कर रही है। टाइटन सम्राट एकेडमी में भी बदली हुई जातियां हैं। मिसाल के तौर पर एवरलास्टिंग सोसाइटी का समाज प्रमुख वान जेनशान भी एक बदला हुआ इंसान है। इसी वजह से वह खुले तौर पर एवरलास्टिंग अलायंस का समर्थन करता है। हम्फ, कितना घिनौना है। हम भी जीनियस हैं और हम यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहकर आए हैं। प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं के बाद हमें टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल होने, शीर्ष पर पहुंचने और सभी 4 जंगलों में प्रसिद्ध होने का मौका मिला। लेकिन अब हम नए योद्धा बनकर फंसे रहेंगे और हमारे पीछे कोई समाज नहीं होगा। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि एवरलास्टिंग अलायंस ने मेरे साथ क्या किया। अभी अभी दोबारा जन्मे योद्धाओं में से एक और ने घबराकर चारों ओर देखा और कहा, ऊह, आवाज नीचे रखो, हम हार गए, ठीक है? अपनी पूंछ अपनी टांगों के बीच दबा लो और ऐसी बातें मत कहो। अगर गलत लोगों ने सुन लिया तो हम सच में मारे जा सकते हैं। टाइटन सम्राट एकेडमी में एक बहुत सख्त रैंकिंग प्रणाली है और अगर तुम काफी मजबूत नहीं हो तो तुम्हें पलक झपकते ही मार दिया जा सकता है। अचानक कुछ ऊंचे पद वाले योद्धा उधर आ गए। ए, तुम हारने वालों, क्या बातें कर रहे हो? अब से तुम सब हारे हुए लोग हो और मामूली नए योद्धा रहोगे, समझे? अब तुम्हारी रैंक सबसे नीची है और तुम्हें सबसे बेकार काम दिए जाएंगे। असल में तुम्हारा पहला काम अपनी नई योद्धा की वर्दी पहनना और हमारे साथ एक खनन ग्रह प्रणाली पर जाना है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें नए योद्धाओं से सामान्य योद्धाओं में पदोन्नत होने का मौका मिलेगा। क्या? खदान का काम 3 साल के लिए? छोड़ दो, मैं ये नहीं कर रहा। पटाख! जिस योद्धा ने अभी अभी बात की थी उसने अचानक पाया कि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा है, जिससे उसके चेहरे से खून की कुछ बूंदें निकल आईं। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ना? ऊंचे पद वाले योद्धा ने कहा। सुनो, बात मान लो, नए योद्धाओं को मोलभाव करने का कोई हक नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं कानून के हिसाब से या तो तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा या फिर फांसी पर लटका दूंगा। और यह मत भूलना कि तुम्हारा कुल भी इस मुसीबत में फंस जाएगा। हम 4 जंगली ग्रहों से योद्धाओं को टाइटन सम्राट एकेडमी की सेवा के लिए भर्ती करते हैं, न कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हारे हुए योद्धाओं को पता था कि वे इस हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी नई योद्धा की वर्दी पहनी और खदानों की ओर चल पड़े। उन बेचारे नए योद्धाओं के पास तो कोई ताकत ही नहीं है, यान वेई ने आह भरते हुए कहा। वे तो गुलाम ही होंगे, लेकिन टाइटन सम्राट एकेडमी तो ऐसे ही काम करती है। अगर आप उस समय सफल नहीं होते जब आपको होना चाहिए तो आप रैंक में आगे बढ़ने के लायक नहीं हैं। बड्ढे भाई यान, तलवार 17 ने कहा। क्या आपको लगता है कि छोटे 18वें भाई के साथ भी यही होगा? अगर उसे मार दिया गया और फिर उसे नए योद्धा बनने के लिए मजबूर किया गया तो क्या होगा? वह मिनाक ट्रू ब्रॉन्ज फोक से है। अगर वह और एवरलास्टिंग अलायंस के दूसरे बदले हुए इंसान छोटे 18वें भाई पर हमला कर दें तो मुझे चिंता है कि वह बच नहीं पाएगा। वह ठीक हो जाएगा, यान वेई ने इतनी मजबूती से कहा जैसे कि वह कीलें और लोहा काट सकता हो।
मुझे इस मामले में गुरु पर भरोसा है। उन्होंने ब्रह्मांड के घूमने के बारे में भविष्यवाणियां करने के बाद ही छोटे 18वें भाई को चुना है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, फ्लावर फर्न ने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं वहां उन बदले हुए इंसानों से लड़ीडीहेच रही होती और वे सब मुझ पर टूट पड़ाते तो मुझे भी खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटा 18वां भाई अच्छा करेगा। पता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सचमुच एवरलास्टिंग सोसाइटी और दूसरे समाज प्रमुखों द्वारा मास्टर को नीचा दिखाने की कोशिश है। हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि वह एक 18वां शिष्य लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया ताकि वे शिष्य बनकर उन्हें मार डालें। यह मास्टर के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा, साथ ही हमारे अजेय समाज की प्रतिष्ठा पर भी एक बड़ा धक्का होगा। हम यहां हमेशा से एक अलग तरह का समूह रहे हैं, संख्या में कम लेकिन ताकत में पूरी तरह से बेजोड़। मेरा मतलब है, सबसे बड़ा भाई पूरी एकेडमी में नंबर 1 योद्धा है और हर कोई उससे जलता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो हम पर हमला करने का कोई भी मौका ढूंढ लेंगे। यान वेई ने अचानक सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही होगी, छोटी 16वीं बहन। अंत में हमें बस यह देखना है कि छोटा 18वां भाई वहां खुद को कैसे संभालता है। मायालोक में वापस गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट के लिए लड़ाई अच्छी तरह से चल रही थी। नाव खुद हजारों मीटर लंबी थी और वहां तैर रही थी, जिससे शुद्धतम सुनहरा रंग निकल रहा था, लगभग जलती हुई लपटों की तरह। जिनके साधना का आधार बहुत कम था, वे उसके पास भी नहीं जा सकते थे। वह चीज निर्जीव नहीं थी, उसमें एक आत्मा थी, और ऐसी जिसे एक साधारण महान ड्रैगन कभी भी वश में नहीं कर सकता था। बूम! बाएं और दाएं धमाके हुए, क्योंकि योद्धाओं के झुंड ने नाव पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए घातक तकनीकें अपनाई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिनाक और उसके साथी बदले हुए इंसानों ने मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमला किया, और फिर भी उस विशाल लड़ाई में इतने सारे लोग शामिल थे कि वे भी तुरंत नाव पर कब्जा नहीं कर सके। प्रवेश समारोह में शामिल सभी योद्धा माहिर थे, जिनमें से कई मिनाक और उसके गठबंधन का मुकाबला कर सकते थे। तुम कचरे के टुकड़े! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा और मेरे एवरलास्टिंग अलायंस का विरोध करने की? मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक मिनाक ने एक मोती के रूप में अपार शक्ति का एक विस्फोट किया जो सूरज की तरह चमक रहा था। वास्तव में प्रकाश इतना तीव्र था कि यह लगभग एक तरल पदार्थ जैसा था, जिसने अपने आसपास की हर चीज को पिघलाना शुरू कर दिया। एक प्राचीन भाषा में कुछ बद्धाते हुए उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी भट्ठी बने, सौभाग्य चिमटा है। यीन और यांग कोयला बने, सारी सृष्टि कांस्य बन जाए। फिर वह चिल्लाया, असंख्य कांस्य दिव्य गोली, अमर वस्तु सामने आओ। क्रैक! पलक झपकते ही एक कांस्य की गोली हवा में उछली और एक कांस्य आभा फैल गई, जिसने पास के योद्धाओं को दूर धकेल दिया। स्विश! मिनाक सीधे गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट पर उड़ीडीएच गया। फिर उस पर नियंत्रण करने के प्रयास में कांस्य ऊर्जा की धाराएं भेजीं। एक और अमर वस्तु, वह असंख्य कांस्य दिव्य गोली ट्रू ब्रॉन्ज फोक की एक अमर वस्तु है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिनाक के पास यह है। चलो अभी के लिए पीछे हटते हैं। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिनाक को गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट मिल गया। एवरलास्टिंग अलायंस वास्तव में अपने दांत दिखा रहा है। अब जब मिनाक के पास वास्तव में गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट था और वह उस पर अपने सुरक्षा मंत्र लगा रहा था, तो दूसरे माहिरों के पास आह भरने और डर कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि उपस्थित कई माहिर मिनाक जितने ही मजबूत थे, लेकिन तथ्य यह है कि उसने एक और अमर वस्तु हासिल कर ली थी। यह एक बाघ को पंख लगाने जैसा था, और हर कोई जानता था कि गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट में अन्य खजाने होने की संभावना थी, जैसे औषधीय गोलियां, आत्मा के पत्थर या शायद अमर पत्थर भी। चलो चलें, मायालोक में और भी खजाने हैं। मिनाक और उसके एवरलास्टिंग अलायंस को ही अमर वस्तु ले लेने दो। सब मुग्ध कर जाने लगे। हालांकि उसी क्षण ऊपर से ड्रैगनलाइट की एक किरण गिरी। उसके भीतर एक विशाल हाथ था जो अदम्य गति से तब तक चलता रहा जब तक कि वह गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट के ठीक ऊपर नहीं आ गया। जब यह टकराया तो एक बड़ा धमाका हुआ और गुस्सैल मिनाक दूर जा गिरा। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कोई शैतान बिना किसी चेतावनी के इस तरह हमला कर देगा। ड्रैगनलाइट में मौजूद विशाल हाथ ने ताई कांगई पर भी हमला किया जब वह गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट में था। ऐसा लग रहा था कि वह अमर चीज सच में किसी और के हाथ लगने वाली है। ध्रुव ने अपनी चाल चल दी थी। इससे पहले वह बस दूर से ही लड़ाई देख रहा था जिसमें ताई कांगई का गोल्डन ड्रैगन स्केल
गॉडस्किफ पर अकेले कब्जा करने के लिए अपने असंख्य कांस्य दिव्य छर्रे का इस्तेमाल करना भी शामिल था। फिर जैसे ही ताई कांगई उस जहाज को अपना बनाने ही वाला था, ध्रुव ने एक ईश्वर का हाथ छोड़ डाच दिया। बद्दी आसानी से ताई कांगई को नाव से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। एक ईश्वर का हाथ गायब हो गया और ध्रुव गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ के डेक पर आ गया। उसका गॉड लीजन बैटल रोब उसके चारों ओर लहरा रहा था, जिसमें पूरी तरह से अजेय होने का एहसास था। ड्रैगन प्रकाश झरने की तरह उससे बहकर गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ में घुस गया, जो एक कैद ड्रैगन की तरह कांप रहा था। एक पल बाद नाव से कूद कर ध्रुव की हथेली पर आ गई। उसने उसे पूरी तरह अपना बना लिया था। वह अमर चीज अब सिर्फ उसकी थी। स्वर्ग को तबाह करने वाले धनुष और स्वर्ग को मिटाने वाले बाणों को मिलाकर अब उसके पास 3 अमर चीजें थीं। जहां तक नाव की बात है, उसके अंदर सच में कई अनोखे आयाम थे। साथ ही हमला करने और बचाने की शक्तियां भी थीं, और यह आम अमर चीजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। असल में यह ग्रैंड सम्राट के पैगोडा जैसी थी। हरामी। जब तक ध्रुव ने गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ को अपना बनाया, तब तक ताई कांगी ने खुद को संभाला और जलते हुए गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने खजाना अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह सचमुच उसका हो पाता, ध्रुव ने उसे अचानक छीन लिया था। वुश! अनंत गठबंधन के दूसरे हैरान माहिर ध्रुव को घेरने के लिए उड़ ढे। उनके चेहरे खूंखार थे और जान लेने के इरादे और गुस्से से भरे हुए थे। कुत्ते, तुझ में मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत है। ताई कांगई गरजा। मुझे पता है कि अजय सोसाइटी तुझे भर्ती करना चाहती है, और जब से मुझे यह पता चला है, मैं तुझे वह सबक सिखाना चाहता था जिसका तू हकदार है। बदकिस्मती से तू अंधेरे में छिपकर घूम रहा था, जहां मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया। अब जब तू खुले में आ गया है, तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा। तूने गलत माहिर से पंगा ले लिया है। तुमने भी तो पहले अपनी विनाशकारी ध्वनि तरंग से मुझ पर हमला किया था, है ना? ध्रुव ने कहा। गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ को अपनी हथेली में उठाते हुए उसने कहा, खैर, मेरा यह छोटा सा हमला बस एक दूसरे का बदला लेने जैसा था। मुझे लगता है अब हम बराबर हैं। ये गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ एक अमर चीज है जिसके अंदर कुल 36 अनोखे आयाम हैं, और हर एक अपने से पहले वाले से बेहतर है। इसके अंदर बैठकर इसे चलाना कितना शानदार होगा। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? बोलने वाला कोई और नहीं, बल्कि चांदी के बालों और बर्फीले शरीर वाला आदमी था। जिस तरह से ध्रुव उस अमर चीज के अद्भुत गुणों के बारे में बेफिक्री से बात कर रहा था, उससे वह अपने गुस्से को मुश्किल से रोक पाया और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, उस गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉडस्किफ को फौरन सौंप दो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम योर वाइल्ड्स के उस घटिया हैंगिंग माउंटेन से आए हो, है ना? हाँ, तो क्या? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब लोग उसकी निजी जानकारी सामने लाते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। बेशक उस चांदी जैसे बालों वाले आदमी को यह बात पता नहीं थी। योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल ने पुराने समय में कई इंसानी प्रतिभाओं को जन्म दिया, उस आदमी ने आगे कहा। लेकिन जब यह यूफोरिया के नरक से जंग में उतरा तो सभी बड़े लोग मारे गए और वह पुराना ग्रह मंडल जंगली लोगों से भरी एक बंजर जमीन बन गया। पुराने समय में हैंगिंग माउंटेन अशुद्ध खून वाले इंसान दानव संकरों का एक कमजोर पंथ था, जिसे हमारा शाश्वत गठबंधन एक झटके में राख में बदल सकता था। तुम हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता के बेटे हो, है ना? और तुम एक व्यापारी खानदान चलाते हो जिसका नाम क्या था? हाँ, समृद्ध रसीला महाद्वीप। तुम्हारे सारे दोस्त और परिवार वहीं हैं, है ना? और तुम्हारे पास कुछ राक्षस शैतान रक्षक भी हैं जिनका नाम क्या है? भूत सम्राट यम। खैर, वे सभी मुर्गियों या कुत्तों से भी कमजोर हैं। हम उन्हें एक ही वार में खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो वह अमर चीज सौंप दो, हमारे आगे झुको और अपनी जान दे दो। इस तरह तुम मायालोक से बाहर निकाल दिए जाओगे और एक नए योद्धा बन जाओगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, समझे? ये चांदी के बालों वाला आदमी बहुत घमंडी था और ध्रुव से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई कीड़ा मकौदा हो जिसे किसी भी समय मारा जा सकता है। पलक झपकते ही माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव ने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नाम जानने के लायक हो? चांदी के बालों वाले आदमी ने ठंडी सांस ली। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भाषण ध्यान से सुन रहे थे। मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देता हूं। अगर तुम उस समय तक वह खजाना सौंप कर खुदकुशी नहीं कर लेते तो मैं तुम्हारे लिए यह सब कर दूंगा। बाद में मैं तुम्हारे पूरे कबीले को मार डालूंगा और हैंगिंग माउंटेन के हर जीव का भी सफाया कर दूंगा, समझे? अगर तुम मुझे अपना नाम बताने से मना करते हो, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा,
तो मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हें एक गुमनाम भूत बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। गड़गड़ाहट। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक तेज हवा उठी जिसमें अजगर, बाघ, कछुए, सांप और जलते हुए पक्षियों से भरे बादल शामिल थे। उसने अपनी उंगली हिलाई और ड्रैगन कणों की एक मोटी माला दिखाई दी, एक चेन जो एक जिंदा अजगर की तरह आगे बढ़ी। हैरानी की बात यह है कि मायालोक के जादुई नियम जवाब में सक्रिय हो गए। ध्रुव धनुष की तरह झुका, फिर तीर की तरह आगे बढ़ा और एक धुंधली सी परछाई में बदल गया, इतनी तेजी से कि कोई उसे साफ साफ देख नहीं पाया। इससे पहले कि वह चांदी के बालों वाला आदमी कुछ समझ पाता, एक ईश्वर का हाथ उस पर टूट पड़ा। धमाका। उस आदमी का पहले वाला घमंडी चेहरा जम गया और वह बोला, तुम। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसकी त्वचा पर दरारें पड़ गईं और वह फट गया, जिससे हर तरफ खून की तेज बारिश होने लगी। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया, जिससे खून एक गोले में सिमट गया, जो थोड़ा कांपते हुए उसकी हथेली पर आ गया। एक पल बाद अनंत गठबंधन के माहिर अपने आश्चर्य से उबरे और गुस्से से चिल्ला उठे, क्या तुमने यू क्वान को मार डाला? तुम इसके लिए मरोगे। तुमने हमारे शाश्वत गठबंधन से दुश्मनी मोल ली है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे जानने वाले सभी लोग फांसी पर चढ़ा दिए जाएं? ताई कांगई आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक भयानक और क्रूर भाव था। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि यू क्वान कौन है? शायद नहीं। वह फ्रिगिड फोक के एक कबीले के सरदार का बेटा है। चूंकि तुमने उसे बाहर पुनर्जन्म लेने के बाद एक नया योद्धा बनने के लिए मजबूर किया है, इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर देगा। तुम बस इंतजार करो। पुनर्जन्म? ध्रुव ठंडी हंसी हंसा। उसे यह मौका नहीं मिलेगा। असल में तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मायालोक बस एक भ्रम है? सच कहूं तो यहां सब कुछ असली है, यहां तक कि सारे जादुई नियम भी। बस जीवन और मौत के जादुई नियम ही अलग हैं। अमर लोगों ने उन्हें थोड़ा बहुत बदलने के लिए शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसीलिए अंदर मरने वाले लोग बाहर पुनर्जन्म लेते हैं और इसीलिए यह जगह एक भ्रम या माया जैसी लगती है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जीवन और मौत के जादुई नियमों को तोड़कर दूसरों की आत्माओं को अपने वश में कर सकते हैं। बदकिस्मती से तुम्हारे लिए उन लोगों में से एक मैं हूं, ये छोटा सा विनम्र व्यक्ति। अरे युक्वान, बाहर आओ। मांस और खून से बना वह रेंगता हुआ गोला अचानक इंसानी शक्ल में आ गया। हालांकि वह सिर्फ 7 इंच लंबा था, लेकिन बिल्कुल चांदी के बालों वाले युक्वान जैसा दिख रहा था, जो गुस्से और दर्द से चीख रहा था। उसकी आत्मा, मांस और खून पूरी तरह से झकदे हुए थे और साफ तौर पर दोबारा जन्म लेने में नाकाम थे। ये तो ताई कांगई की नजरें यू क्वान के मांस, खून और आत्मा को देखते हुए तेज हो गईं। जादुई नियम तोड़ना, जिंदगी और मौत में फेरबदल करना? बिल्कुल। जीवन और मौत देवताओं की सेना के काबू में है, और जिन चीजों पर देवताओं की सेना का नियंत्रण है, उनकी बुराई अमर लोग भी नहीं कर सकते। अगर देवताओं की सेना कहती है कि कोई मरेगा, तो अमर लोग भी उसे दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दरार। ध्रुव का हाथ मुट्ठी में कस गया और चीखता हुआ यू क्वान कुचलकर गायब हो गया। बस उसकी चीख ही रह गई। ये बात ताई कांगी और बाकी लोगों के पास मौजूद अलग अलग कागजी ताबीजों की आवाज से सच साबित हुई, जो अचानक टूटकर गिर गए। यू क्वान मर चुका था और वह फिर से बाहर पैदा नहीं होगा। पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मायालोक में किसी की सचमुच मौत हो गई थी। ध्रुव ने जीवन और मौत के जादुई नियमों को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया था, ताकि दुश्मनों को सच में मारा जा सके। यू क्वान मर चुका है। उसने हमें जो संदेश भेजने वाले ताबीज दिए थे, वे टूट गए हैं, यानी उसका जीवन और नवजात दिव्यता चली गई है। वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह सचमुच मर गया है? सिर्फ मायालोक में ही नहीं, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है। यह तो एक मायावी खेल है। यहाँ कोई सचमुच कैसे मर सकता है? नहीं, यहाँ तो आधे अमर भी जीवन मौत के जादुई नियमों को तोड़ दिए मरोड़ दी नहीं सकते। कोई छोटा सा शुरुआती स्तर का योद्धा ऐसा कैसे कर सकता है? अनगिनत माहिर, खासकर एवरलास्टिंग अलायंस के लोग दंग रह गए। जहां तक प्रवेश समारोह में मौजूद दूसरे योद्धाओं की बात है, तो वे ध्रुव का एवरलास्टिंग अलायंस के साथ मुकाबला देखने के लिए एक साथ इकट्ठा होने लगे। इस बीच जो बुजुर्ग लोग यह सब देख रहे थे, वे इतने हैरान रह गए कि कई लोग तो अचानक उठ खड़े हुए। क्या? मर गया? क्या हो रहा है? मरा हुआ योद्धा दोबारा जन्म क्यों नहीं ले रहा? जब से हमने यह व्यवस्था शुरू की है, तब से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइटन सम्राट एकेडमी में सालों से कई बेहतरीन योद्धा आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रवेश समारोह में किसी की हत्या नहीं कर पाया। अरे, प्रवेश समारोह में जरूर कुछ गड्ढा हो गई होगी।
हो सकता है कि इतने सालों के चलने के बाद यह बस घिस गया हो। शायद जीवन मौत के जादुई नियम कमजोर पड़ डीएच रहे हों। हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। प्रवेश समारोह में असली मौतें नहीं हो सकती। ये टाइटन सम्राट एकेडमी की इज्जत का सवाल है। हत्यारे को तुरंत रोको। यहां तक कि कुछ आधे अमर भी थे जो नीचे जाकर समारोह में दखल देने वाले थे।